नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आज का दंगल भी महाराष्ट्र के सियासी रण पर होगा। महाराष्ट्र में अब आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र केस में अब तक का बड़ा अपडेट यह है कि शिवसेना की जिला कार्यकर्ताओं की बैठक में साफ कह दिया गया है कि बागियों के खिलाफ अब खुली लड़ाई होगी। ठाकरे ने कह दिया है कि पुराने पत्ते झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे। इसके पहले डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना की चिट्ठी के हिसाब से अजित चौधरी को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप मंजूर कर दिया है। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिस पर कार्रवाई संभव है। शिवसेना ने एक बार फिर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने का दावा किया है। उधर गुवाहाटी में शिंदे गुट के साथ आज एक और विधायक जुड़ गए। शिंदे के पास अब सिर्फ शिवसेना के 38 विधायक हो चुके हैं। इन तमाम हलचलों के बीच कई अहम सवाल भी हैं कि आखिर महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा, आखिर बहुमत परीक्षण क्यों नहीं करवाया जा रहा है। अगर असंतुष्ट विधायकों को भरोसा है तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं आ रहा। इन तमाम सवालों पर बड़ी चर्चा हम करेंगे दंगल में, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में अब रण होगा, क्योंकि कागज पर शिंदे मजबूत है तो कानून पर सरकार मजबूत है और अब सड़क पर ताकत की जोर आजमाइश चालू हो चुकी है। उद्धव ने जिलाध्यक्षों की मीटिंग में इशारा किया कि सड़क पर इस रण का बिगुल संजय राउत ने फूंक दिया है। जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। महाराष्ट्र में जगह जगह उद्धव कैंप के समर्थक अब सड़क पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। कहीं एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तो कहीं शिंदे के उन पोस्टर्स पर कालिख और अंडे फेंके जा रहे हैं। ऊपर से संजय राउत बार बार कह रहे हैं कि गुवाहाटी में जो बैठे हैं उन्हें मुंबई आना पड़ेगा, शिवसेना का सामना करना होगा। उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिवसैनिक का आत्मसम्मान नहीं है। ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिवसैनिक की। सच भी यही है कि आखिर फैसला मुंबई में ही होना है, चाहे वो सड़क पर हो, सुलह से हो या सदन में बहुमत परीक्षण से। कल इन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय मेगा गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है। वैसे महाराष्ट्र की लड़ाई में अभी तक की स्थिति ये है कि शिवसेना ने 38 में से 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई के लिए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। उस पर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाने की मांग मंजूर कर ली है। इसे एकनाथ शिंदे गुट के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर तक पर सवाल खड़े होने लगे। हमने उनको लिखा है कि आप ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर अविश्वास ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे स्थिति में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस जो है वो हमने यहां दिए। मुंबई में बाकी की राजनीतिक हलचल भी जारी है। शिवसेना ने जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। शिवसेना भवन में कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहां उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि जाने वालों को जाने दो,
सूखे पत्ते झड़ जाएंगे, नए पत्ते उगाएंगे। उन्हें भारतीय जनता पक्ष में नहीं तो प्रहार पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। वो शिवसेना का ग्रुप का नाम लेने की कोर्ट में जा सकते हैं या विधिमंडल में अपना जरूर कहना कह सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है उनको किसी भी हालत में उनको किसी न किसी दूसरे पार्टी में विलीन होना पड़ेगा। उधर वाईबी चामार सेंटर में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। उद्धव मातोश्री में है और उनसे मिलने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे। इस बीच मुंबई से एक और विधायक दिलीप लांडे गुवाहाटी में शिंदे गुट के पास पहुंच चुके हैं। बाकी कागज पर जो लड़ाई चल रही है उसके हिसाब से शिवसेना ने माना है कि उसके पास सिर्फ 16 विधायक बचे हैं, लेकिन फैसला अब डिप्टी स्पीकर के हाथ में है, जिन्हें विधायकों का भविष्य तय करना है और बाकी लड़ाई फ्लोर पर होगी जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। आज तक ब्यूरो। उद्धव सेना ये दावा कर रही है उसके पास सिर्फ 16 विधायक बचे हुए हैं, लेकिन शिंदे गुट के 16 विधायकों पर उसकी नजर आखिर क्यों टिकी हुई है? जल्दी से आंकड़ों का ये पूरा का पूरा गणित आपको समझा देते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि सियासी दंगल महाराष्ट्र का इस वक्त कैसा चल रहा है। कुल 287 सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 144 सीटें, लेकिन दांव पेच जरा जान लीजिए। एकनाथ गुट के पास सिर्फ सेना के यानी कि 55 विधायकों में से शिवसेना के 38 विधायकों का समर्थन शिंदे गुट के पास है, जबकि बगावत से पहले 55 टोटल विधायक जीतकर जो आए थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ा है। 16 बागियों पर कार्रवाई की मांग उद्धव गुट की ओर से किया जा रहा है। शिंदे गुट के ये जो 38 विधायक हैं, इनमें से 16 पर कार्रवाई कर दिया जाए और बाकायदा इसको लेकर चिट्ठी लिखी गई है। अब यहाँ पर देखिए 38 में से अगर कार्रवाई हो जाती है -16, अगर यहाँ पर देखें तो कुल बचेंगे 22, जबकि यहाँ पर 55 में से -16 कर दे तो कुल बचते हैं 39। आगे बढ़ते हुए जरा इसकी बात को समझिए। 2/3 इस तरह से संख्या बल तोड़ने के लिए अपने पक्ष में करने के लिए शिंदे को जरूरत पड़ेगी कुल 27 विधायकों की, लेकिन इनके पास तो बचे 22। 5 संख्या कम हो जाएगी और 5 संख्या कम होने की स्थिति में फिर कुछ कर नहीं पाएंगे एकनाथ शिंदे, और इसी को लेकर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं। अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है ये पूरा का पूरा मामला, लेकिन 16 विधायकों पर क्या कार्रवाई होगी ये बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच आपको बताते चले अभी सरकार बचाने के लिए बहुमत चाहिए 144 का, लेकिन अगर इन 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो फिर 137 चाहिए होंगे सरकार को बचाने के लिए। और इसी वजह से प्लान 16 पर उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी की पूरी सेना इस वक्त लगी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ठीक पहले, अब से कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिनकी पार्टी में बगावत जोरों पर हैं, वो एक बार फिर से सामने आए और अपने आज के संबोधन में उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, बड़ी बातें सुनिए। परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो। काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं। म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली। म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी, कदापि जिद्द नाही सोडणार। आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, उद्धव ठाकरे बार बार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुर्सी उन्होंने छोड़ी नहीं, कुर्सी का मोह तो बरकरार है, लेकिन उन्होंने वर्षा जो मुख्यमंत्री का बंगला था वो फिलहाल छोड़ दिया है, लेकिन बार बार ये दावा करते हुए कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, दंगल में चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आनंद दुबे जी, स्पोक्स पर्सन शिवसेना के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ सिन्हा जी, वरिष्ठ वकील, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उदित राज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। सीमा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीपी की लीडर। थोड़ी देर में वैभव अग्रवाल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आनंद दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मुझे सत्ता का मोह नहीं है, पुराने पत्ते सूखे पत्ते झड़ जाएंगे, नए हरे पत्ते उगाएंगे, इस बात का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन आपके जो पुराने पत्ते हैं उससे मोहभंग कहां हुआ है? उसी को तो बुला रहे हैं, आ जाइए मुंबई, करते हैं बातचीत। तो नजर तो टिकी हुई है उन लोगों पर। और ये जो प्लान 16 है, क्या आपको लग रहा है कि 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाएगा? मौजूदा हालात जिस तरह के बने हुए हैं, आपका ये पत्ता काम करेगा क्या? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्कार। देखिए, आज चौथा दिन है
हमने बड़ा इंतजार किया। हमने सोचा कि अब आ जाएंगे, अब बातचीत हो जाएगी, अब आएंगे, अब बातचीत हो जाएंगे। महाराष्ट्र के शिवसैनिक भी धीरज रखे हुए थे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। अब ऐसा है कि अब हमें उनका कोई इंतजार रहा नहीं है, हम अपने एक्शन मोड में आ गए। आज पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह शिवसैनिक भाइयों ने प्रदर्शन किया। पूरे महाराष्ट्र से आज जिला प्रमुख और शाखा प्रमुख और नगर सेवक महाराष्ट्र से मुंबई आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी उनको बैठक ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी ऑनलाइन उनसे बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि देखिए, अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर आपको लगता है कि मैं सही नेतृत्व नहीं कर सकता, तो मैं आज ही पद छोड़ इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया 48 घंटों में? परसों तो आप इतने भावुक हुए जा रहे थे आनंद दुबे जी, और आज बैठकर आप धमकी दे रहे हैं कि अब हो गया, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ऐसा है कि हम बहुत ही भावनात्मक पार्टी हैं। हम लोग बहुत ही पहले प्रेम से पहले बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ। नहीं तो फिर एक शिवसेना का स्टाइल होता है। आप मुंबई में किसी से पूछेंगे तब आपको बताएंगे, शिवसेना फिर सड़कों पर उतरती है। शिवसेना लड़ने वाले वीरों की पार्टी है, और अगर अब वो मुंबई नहीं आते हैं तो उनसे हमें बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, धमकी नहीं, चैलेंज है। धमकी नहीं, चैलेंज है। अब आप मुंबई आइए, तब धमकी नहीं है तो क्या है? बता रहा हूं। आपका ये जो भावनात्मक गुबार है वो दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर। जब बड़े बड़े होर्डिंग्स जो शिंदे सेना के लगे हुए हैं उस पर कालिख पोती जा रही है, अंडे फोड़े जा रहे हैं। देखिए, पूरा देश देख रहा है, और आप कह रहे हैं धमकी नहीं है। सब्र का बांध अब टूट रहा है। हमने बड़ी मिन्नतें की। हमने कहा कि यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है आ जाइए, पार्टी में सर्वोच्च पद चाहिए आ जाइए, लेकिन हमारे पीठ पे छुरा भोंकने का काम मत करिए मेरे भाई। बार बार उन्हें अपील की गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। एक कोई महाशक्ति काम कर रही है, मैं सुन रहा हूँ एक दिन से एक नया नाम 24 घंटे से आया है, महाशक्ति। और उस महाशक्ति को मिलने के लिए दिल्ली गए हैं शिंदे जी। ऐसी भी सूचना टीवी। आपको समझ में नहीं आया क्या आनंद दुबे जी? कौन है महाशक्ति? नहीं, हमें तो समझ में आ गया है। बताइए ना फिर देश को। महाशक्ति का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ये एकनाथ शिंदे जी ने कल अपने बैठक में वीडियो जारी करके कहा है कि घबराने की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी महाशक्ति हमें मदद कर रही है। अमिताभ सिन्हा जी, अब मैं बीच में आपको लेकर आऊंगी, चूंकि संजय राउत की ओर से दो टूक कहा गया है कि बीजेपी ने जो आग लगाई है महाराष्ट्र में उसमें खुद ही वो जलकर भस्म हो जाएगी। इस पर आप जवाब दीजिए। और इसी के साथ अगला सवाल, आनंद दुबे जी अब कह रहे हैं कि अब हो चुका, सुलह नहीं अब रण होगा, और अब ये जंग बहुत भीषण होगा, आक्रामक अंदाज में है। आज चित्रा जी, धन्यवाद मुझे समय देने का। समय देने का सबसे पहली चीज तो मैं अभी की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसका जो कानूनी पक्ष है, लीगो टेक्निकल है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली उस पर बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा परिचय भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के नाते हुआ है। देखिए, ये 154 में राज्यपाल के पास पावर है कि वो मेजोरिटी के जो भी संख्या बल में जिसका ज्यादा है उसको वो मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। और प्रजातंत्र में संख्या ही सबसे महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल जो ये 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल के हिसाब से जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है उसमें भी 2/3 मेजोरिटी की बात होती है। 2/3 नंबर के साथ में कोई भी एक ग्रुप अलग हटता है। 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए। नहीं, ये तो इनकी गिमिक्री है। नहीं, मैं अपनी बात कह दूं चित्रा जी, आधा मिनट देखिए, ये गिमिक्री है। आपने खुद भी अपने शो में बोला कि इतनी संख्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसका मतलब है कि पूरे ग्रुप का वो इनवैलिड करेंगे। ये अब ऐसी आर्टिकल 180 में, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार तो है ही ना कि वो अपने विवेक के हिसाब से फैसले कर सके। ये अधिकार तो है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं, बता रहा हूं टेक्निकल। चित्रा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, आधे मिनट बताऊंगा। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन होता है बहुत स्पेसिफिक कारण से, यदि वहां पार्टी व्हिप का उल्लंघन हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल, कोई कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो लेजिस्लेटिव पार्टी का है। लेजिस्लेटिव पार्टी जब तक हाउस कन्वीन नहीं होगी, लेजिस्लेटिव पार्टी का व्हिप यदि उल्लंघन नहीं होगा तो उनके खिलाफ की कार्रवाई नाजायज होगी। इसलिए वो कभी भी डिस्क्वालीफाई अभी हो ही नहीं सकते। वो होंगे तब जब वो पार्टी के सपोजिट व्हिप के खिलाफ में उनका उल्लंघन होता है, और वो हाउस के अंदर होना चाहिए। ये व्हिम्स एंड फैंसीज पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी नहीं चलती। की मांग क्यों नहीं की जा रही है? अगर उद्धव सरकार अल्पमत में है तो फिर क्यों नहीं ये बागी जाकर वहां पे कहते हैं कि सरकार अल्पमत में है, दिखाए बहुमत साबित करके। गुवाहाटी, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स गुवाहाटी में क्यों की जा रही है? ये मैं नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, लेकिन शिंदे
शिंदे ग्रुप ने जो कहा है, उनके पास 37 से ज्यादा विधायक हैं और वो राज्यपाल के पास, पहले मैंने शुरू से ये बात कही है पिछले 3-4 दिनों के डिबेट में कि राज्यपाल के पास जाके उनको अपनी संख्या और साथ में पूरा डिबेट वो परेड करना चाहिए ताकि वैलिडिटी मिल जाए। उसके बाद, और ये जो गुंडागर्दी की धमकी मैं देख रहा हूँ, राज्यपाल के पास जाए कि तुम आ जाओ और यहाँ पर सड़कों पे तुम्हारा, जरा क्लियर कीजिए ना, जो मौजूदा महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो कोरोना से मैं बता रहा हूँ, गवर्नर गोवा के राज्यपाल को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये कहना है कि गोवा पहुंचे विधायक अपनी संख्या बल वहां दिखाएं। अब महाराष्ट्र का फैसला तो महाराष्ट्र में ही होना चाहिए ना हरियाणा जी। जो कार्यपालक, चित्रा जी, आप चित्रा जी एक मिनट, जो भी गवर्नर, जो भी राज्यपाल वहां के लिए अभी कार्यपालक राज्यपाल है, यदि कोश्यारी जी बीमार है तो उनके पास उनको अपना पूरा संख्या बल के साथ शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, वैलिडिटी प्रूव हो जाएगी। उसके बाद जब वो हाउस में जाएंगे, हाउस में नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तो एक कानूनी पक्ष की बात कर रहा हूं। बुला सकते हैं कानूनी पक्ष, बताइए क्या वो बुला सकते हैं? पूरे प्रदेश का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है संविधान की दृष्टि से, और उसके पास जाके यदि अपना संख्या बताते, अपनी संख्या बताते, ये जो तकनीकी कारण है जरा उसको स्पष्ट कर दीजिए, उसके बाद आपके पास होंगी। गोवा के राज्यपाल के पास अगर अतिरिक्त कार्यभार है महाराष्ट्र का, तो क्या वो गोवा बुला सकते हैं विधायकों को कि संख्या वाला पणजी में आकर दिखाइए? क्या इस तरह की भी कोई व्यवस्था है या महाराष्ट्र में ही वहीं पर सदन में जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि महाराष्ट्र में अभी वर्तमान राज्यपाल वहां के घर में अपने हैं, राजभवन में, और वो बीमार हैं, तो गोवा के राज्यपाल अपने यहाँ बुलाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। भौगोलिक बंधन नहीं है राज्यपाल के पास, भौगोलिक बंधन नहीं है कि वो वहीं जाके उसका संख्या बल के ऊपर है। अब बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं हर जगह बुलाइए और वहां पर सेव कीजिए। उद्धव ठाकरे जी मिलना चाहते हैं विधायकों से और आप लोग दूरी बढ़ाना चाहते हैं गोवा बुलाकर, ताकि मुलाकात यहाँ पर नहीं होनी पाए। मैं बीजेपी की बात यहाँ करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ संविधान और कानून की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल संविधान और कानून वही समझ लीजिए अमिताभ सिन्हा जी। जल्दी से कारण नहीं है कि भौगोलिक बंधन नहीं है राज्यपाल के पास, भौगोलिक बंधन नहीं है राज्यपाल के पास, कहीं भी बुला सकते हैं। बड़ी खबर एक आ रही है, उसके बाद में फौरन आऊंगी आप लोगों के पास। उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए जाएंगे शरद पवार, शाम 6:30 बजे मातोश्री जाएंगे शरद पवार। आपको बता दें, जब से ये राजनीतिक उठापटक शुरू हुई है उसके बाद एक बार मुलाकात उनकी हो चुकी है। अजित पवार, जयंत पाटिल भी जाएंगे उद्धव ठाकरे से मिलने, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अब मैं सीधे सीमा मलिक जी आपके पास आते हुए उसके बाद उदित राज जी फौरन मैं आपके पास लौटूंगी। सीमा मलिक जी, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा खेल हो जाता है। दरअसल एनसीपी की भूमिका को लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं। अभी तो शरद पवार साहब भी जा रहे हैं, अजित पवार भी जा रहे हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में विधायक रफू चक्कर हो जाते हैं एक से दूसरे राज्य। आपके अंडर में है खुफिया विभाग एनसीपी के, और कानो कान किसी को खबर तक नहीं होती है। एनसीपी भी तो कोई गेम नहीं खेल रही है कि एक तरफ मीडिया में सामने आकर बताए कि नहीं सरकार बचा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ और खेला चल रहा है। इस तरह की आप अफवाहों पे जैसी आज देखिए, मैंने भी तरह तरह की गॉसिप करने वालों का कोई वो नहीं होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई इलाज नहीं है। तो देखिए इन चीजों में कुछ भी ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता। और देखिए एक बड़ी क्लियर सी बात है कि हम आज बड़ी ही मजबूती से हम लोग तीनों ही पार्टनर्स जो हैं, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और जहां तक देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे दे विल हैव टू प्रूव देयर मेजॉरिटी इन द एट द फ्लोर ऑफ दिस थिंग हाउस। तो जो एक असली जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं, अदरवाइज देखिए इधर उधर की बातें बहुत होती हैं, बट एंटी डिफेक्शन लॉ को बक करने के लिए मतलब उनको ये तो प्रूव करना ही है। और दूसरी बात ये कि जैसे नितिन देशमुख जी के जिस तरह के बयान आए, इंटरव्यूज आए कि उनको थ्रैश किया गया एंड ही वाज रॉन्गफुली ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। नितिन देशमुख है, उधर 38 शिवसेना के विधायक खुशी मना रहे हैं, वो नारे लगाते हैं कि शिंदे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। लगाना, पिक्चर में दिखाना और एक मेजॉरिटी के ऊपर प्रूफ करने में बहुत डिफरेंस होता है। चित्रा जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है, कि किस वीडियोस जारी करना और इस तरह की चीजें करना, तो या नारे लगाना या कुछ भी, तो ये इन सब चीजों से कुछ होता है। ठीक है, वैभव अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगी जो सीमा मलिक ने सवाल खड़े किए हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले उदित राज जी का मैं जल्दी से। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो इस समय है। ठीक है, डॉक्टर उदित राज जी सीधे आपके पास आते हैं। आपको आवाज आ रही है? बड़ा खेल तो चल रहा है ना इस वक्त, और अब तो संजय राउत की ओर से एक दिन वो बोलते हैं कि अगर वो तमाम लोग आ जाएंगे तो महाविकास अघाड़ी छोड़ देंगे हम।
उसके अगले दिन आकर वो धमकी देते हैं कि अब तो हो गया, अब जितना मनाना था मना चुके, अब सड़क पर रण होगा। तो अभी तो शिवसेना ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में क्या ये तय नहीं कर पा रही है कि उसको क्या करना चाहिए? उदित राज जी, देखिए चित्रा जी, इसके दो हिस्सा है। एक तो हिस्सा यह है कि ये सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और जो असंतुष्ट हैं वो बीजेपी के साथ ये सरकार बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। जो दूसरा बड़ा पक्ष है जो राष्ट्रीय स्तर का है, जनता से जुड़ा हुआ है, ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर। मैं मानता कि उनसे नाराजगी हो सकती है उद्धव ठाकरे से, तो मुंबई में रह करके अगर वो ग्रुप बनाते या कुछ करते तो यह बात स्वाभाविक होती, ठीक है। यही मध्य प्रदेश में जब सिंधिया के साथ एमएलए आए गुड़गांव, तो फिर ले गए इनको बंगलोर में जब हमारे नेता मिलने गए तो मिलने ही नहीं दिया। अब यहाँ से सूरत से लेकर के असम, ये सवाल सबसे तो आपको अनुभव ज्यादा है ना उदित राज जी। कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को बचाने के लिए कहां से कहां लेकर जाना पड़ता है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के भीतर ही होती है, तो वही होटल वाली पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे हैं शिंदे के नेतृत्व में। नहीं देखिए ऐसा नहीं, आप एक बात नहीं देखिए, एक बात है कि यह भी आप तुलना गलत कर रहे हैं। ये गोवा से लेकर मणिपुर है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है, ये पांचवा है। अतीत में हुआ होगा, लेकिन इस तरह से ईडी का दुरुपयोग, अब ईडी का आंकड़ा ही आपको बता देगा कि ईडी बनी किस लिए है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं बनी है। मैं तो आईआरएस ऑफिसर रहा, फाइनेंशियल मैटर ये ईडी क्यों बात हो रही है चित्रा जी? ये विषयांतर करने में माहिर आदमी है। ना, सारे ऐड को मैं समझता हूं। ईडी की बात क्यों हो रही है? तो विषयांतर नहीं, अरे एक और आदमी भाई, नहीं, एक बात है, जब यूपीए सरकार नहीं, आप विषयांतर नहीं कर सकते। 108 नहीं, गलत बात है। थे, आप 5492 आपके पास अपना कंटेंट नहीं होगा तो आप डेविएट करेंगे इशू को। नहीं, एक कौन है भाई, एक कौन, आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं, और फिर मैं या तो टेलीविजन का डिबेट मत करना, आप तो आपको भी नहीं बोलने दूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा, आप जो चाहेंगे वो बोलेंगे। आपने जो बोला चित्रा जी ने पूछा, आपने जो बोला, चित्रा जी ने पूछा, उसका जवाब दीजिए। इंटरप्ट किया चित्रा जी का जवाब दीजिए। मैंने इंटरप्ट किया अमिताभ जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। उदित राज जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं फिर लौट रही हूँ आपके पास। अमिताभ सिन्हा जी वो कह रहे हैं कि दरअसल केंद्रीय एजेंसियों की भी रुचि बहुत ज्यादा है सरकार को तोड़ने के लिए, इसीलिए वो नाम ले रहे हैं ईडी का। ईडी की बात क्यों करवा रहे हैं? संजय राउत भी बोल रहे हैं यही बातें। अमिताभ सिन्हा जी, आप अपना व्यू पॉइंट अब रखिए, मैं अपना व्यू पॉइंट। तो संजय राउत बोले ना, संजय राउत ने यदि घपला किया है, उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनके समर्थन से सरकार चल रही है तो वो सवाल खड़े करें। एक बार उनकी बात हो जाए अमिताभ जी, फिर आप बोलिएगा प्लीज। ठीक है, ओके। एक बार उदित जी की बात हो जाए फिर आप डेविएट करवा नहीं, मुझे माफी चाहता हूं। इस तरह का आप उनसे कहिए, मुझसे नहीं कह सकते। मैंने आपको नहीं डिस्टर्ब किया, आप मुझे डिस्टर्ब न करिए। बोलिए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये नहीं कोई जानता कि 100 करोड़ 200 करोड़ तक का डील दिया गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है सब। तो ये जो हो रहा है जनतंत्र के लिए ठीक नहीं हो रहा है। अब वो ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। उदित राज जी, ये कैसे नेता होते हैं? आप कह रहे हैं कि पैसों पर बिक गए हैं ये लोग, ये कैसे नेता होते हैं? आप ही के विधायक हैं ये, शिवसेना के विधायक हैं ये, विचारधारा के प्रति कटिबद्ध रहने की दुहाई दे रहे हैं ये लोग बार बार चिट्ठी में लिखकर। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से हमारा जो हिंदुत्व का एजेंडा था उसको घात पहुंचा है, इसलिए कांग्रेस छोड़िए बीजेपी के साथ आइए। आप कह रहे हैं कि इसके पीछे केंद्रीय एजेंसियां हैं। उदित राज जी, कई दलों में स्थिति है चित्रा जी। मैं आपको बता दूं कि 90% से ज्यादा एमपी, मिनिस्टर, एमएलए बीजेपी में घुटन में हैं। एक समय आएगा कि यह स्थिति बीजेपी में भी आएगी, हो सकता है समय लगे। और ये बात तो सही है कि कम्युनिकेशन में कोई न कोई गड़बड़ी रही है, लेकिन वो उनका इंटरनल मैटर है, मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों का यही कहना है कि हम मुलाकात नहीं कर पाते। विरोधी जहां धुआं देखेंगे तो वहां पर हवा डालकर आग लगाने की कोशिश करेंगे ही, यहीं रह कर, वरना कहें कि विरोधी वही काम कर रहे हैं दूसरी पार्टियों वाले। अपना कुनबा बचाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। ये सवाल अमिताभ सिन्हा जी, उनकी बातों पर आप जल्दी से रिएक्ट कीजिए, उसके बाद वैभव जी में फौरन आपके पास। देखिए ये
ये बात तो न करिए कि अपना कुनबा बचाने का लोभ और डर, लोभ और भय, लोभ। ठीक है, बोलिए अमिताभ सिन्हा जी। लोभ और डर दिखाकर विधायकों का ये हाल कर दिया है आप लोगों ने, बीजेपी ने, वो आरोप लगा रहे हैं। ये मुझे नहीं पता, बीजेपी का विषय नहीं है। मैं ये देख रहा हूं अभी का घटनाक्रम। अभी के घटनाक्रम में खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं शिवसेना के पास। संजय राउत ने दिया कि अब संघर्ष जो होगा सड़कों पे उतरेगा और आओ तुम यहां देख लेते हैं। ये मुझे लगता है संविधान का खुला उल्लंघन है। और यदि निर्वाचित वहां की जो भी अभी सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरकार है, यदि इस तरह की धमकी की बात करते हैं तो उदित राज जी की बात का जवाब ही मिल गया कि यदि वहां पर वो लोग होते तो उनकी क्या गति होती, उनका हश्र क्या होता। हाँ। ये एक कोई भी समझदार व्यक्ति जो कानून के राज में विश्वास रखता है, उनको ये बात बहुत खलती कि वहां की सरकार का प्रतिनिधि ये कह रहा है कि तुम आ जाओ, तुमको देख लेते हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ही नीच स्तर की राजनीति अब है ना आनंद दुबे जी, वो कह रहे हैं नीच स्तर की राजनीति शुरू हो गई है मुंबई में। और कम से कम तस्वीरें भी वही बता रही हैं। यह अंडे का फंडा क्या है, चेहरे पर अंडा फेंकना, काली स्याही से पूरा का पूरा चेहरा, अगर उसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। वही संजय राउत अपना मित्र बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारा तो बड़ा गहरा रिश्ता है, हमारे वो मित्र हैं, हमने संघर्ष किया है। और शिव सैनिक उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतर कर देखिए किस तरह से विद्रोह किए हुए हैं। चित्रा जी, अधिवक्ता साहब भी महाशक्ति के छुपे हुए विचारक लग रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जरा अधिवक्ता साहब से, क्या कभी कोई सरकार गवर्नर के पास जाती है ये कहने की हम अल्पमत में आए हैं, आप जरा फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए? कभी नहीं हुआ इतिहास में। हमेशा विपक्ष कहता है कि सामने की सरकार अल्पमत में है, आप फ्लोर टेस्ट कराइए, हमें भरोसा नहीं हो रहा है। भाई कब जाएंगे आप, कब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? महाशक्ति का सलाह चाहते हैं? और रही बात शिवसेना के सड़कों पे आने की, तो संजय राउत का बयान ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा यदि आपको सड़कों पे उतरना है उसके लिए भी हम तैयार हैं, और यदि आपको बंद कमरे में बातचीत करना है उसके लिए भी हम तैयार हैं। 4 दिन हमने बड़ा पेशेंस रखा चित्रा जी, हमने बहुत धीरज रखा, लेकिन अब धीरज का बांध धीरे धीरे टूट जाएगा। उसका कारण है कि अब शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे जी को मानने वाली शिवसेना है, कोई एकनाथ शिंदे जी को मानने वाली शिवसेना नहीं है। ठीक है, उनका थाना में थोड़ा बहुत प्रभाव है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत में उद्धव ठाकरे जी को मानने वाले शिवसैनिक है। और आज उन्होंने जो भाषण दिया है ऑनलाइन, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा कि जो पत्ते कमजोर हैं वो टूट जाएं और जो मजबूत हैं वो मेरे साथ रहें। तो जब आपको पत्ते टूटने के लिए बेचैन है तो उनको मनाने की कोशिश क्यों की जा रही? खाद पानी डालकर वो पत्ते ना टूटे, पतझड़ ना हो जाए। पत्ते टूटने के बाद एक मौसम पतझड़ वाला हो जाता है, आपको पता है ना चित्रा जी। 20 पेड़ों को लेकर भी अलग ही 20-20, 25-25 सालों से एक भावनात्मक रिश्ता है। हाँ। जब किसी का घर टूटता है तो बड़ा दर्द होता है। ठीक है। जब तूफान आता है तो घर का जब खर्चा उड़ता है ना तो बड़ा कष्ट होता है घर के मालिक को, तो वो चाहता है अमिताभ सिन्हा जी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद वैभव जी मैं आऊंगी आपके पास। अमिताभ सिन्हा जी, ये बात तो सच है ना, विपक्षी दल क्यों नहीं कहते हैं सरकार अल्पमत में है? बहुत संक्षिप्त बोलूंगा। देखिए अभी बहुमत साबित करने के लिए क्यों नहीं कहती है बीजेपी? शिवसेना के प्रवक्ता ने मुझे जो भी कहा, मैं शिवसेना के प्रवक्ता की बात का जवाब मैं नहीं देना चाहता कि मैं छुपा हुआ क्या हूं। मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं कि मुझे संजय राउत से भी नहीं लेना देना। यदि ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तो इन्होंने भी धमकी दी आपके स्क्रीन पे कि तो अब हम सड़कों पे उतरेंगे, शिवसैनिक सड़कों पे उतरने वाले हैं। देखिए ये विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर की बात है। कानून समझिए। यदि विपक्ष, ये जो इनका विरोधी पक्ष है जो ये कह रहे हैं कि किसी भी भय से गए हैं, तो इनको आप धमकी ना दें और कहें कि विधानसभा के अंदर में हम लोग सिद्ध करेंगे। और साथ में कानून की भी थोड़ी जानकारी ले लें। जब राज्यपाल के पास ये जाएंगे, राज्यपाल यदि अस्वस्थ हैं तो उनके साथ में जो भी कार्यवाहक राज्यपाल है उनके पास जाएं, अपना नंबर, अपनी संख्या बताएं, उससे उनकी वैलिडिटी होगी। उसके बाद राज्यपाल उसके बाद पलट कर मैं आप तब से कानून ही पढ़ा रहे हैं, आप जरा एक कानून ये भी बता दीजिए कि वो कौन सा कानून है जो बीजेपी या फिर शिंदे सेना को बहुमत साबित करने के लिए उद्धव ठाकरे मैदान में आए, ये कहने से रोक रहा है। जज साहब आपको महाराष्ट्र को अंत में आना ही होगा। ये गवर्नर के पास जब ये जाएंगे तो गवर्नर उसके बाद में इंस्ट्रक्शन देंगे हाउस स्पीकर को और चीफ मिनिस्टर को, जो अभी हैं, जो अल्पमत के चीफ मिनिस्टर है सपोजिटली, कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, तब जाके। तो ये जब जाएंगे, ये कंपल्सन नहीं है ना, इनको भी धैर्य रखना चाहिए। यदि ये बहुमत में है तो इनको धैर्य रखना चाहिए। सड़कों पे उतरने की क्या बात है? ये गुंडागर्दी है। छुट्टी मना के आएंगे गुवाहाटी से, राज का उल्लंघन है। वैभव अग्रवाल जी, ये मतलब डर के मारे गए हुए हैं गुवाहाटी या छुट्टी मनाने के लिए पहुंचे हुए विधायक? अल्पमत में है बेचैनी तो उनको है,
मेरे ख्याल से चित्रा जी, विधायक केवल गुवाहाटी मौसम अच्छा है, दिल्ली से या बंबई से गर्मी कम है इसलिए गए हैं। लेकिन अगर आप देखें बाढ़ भी आई हुई है वहां पर, राजनीतिक सियासत में हो क्या रहा है, तो मैं अब ये मत बता दीजिएगा कि बाढ़ देखने गए हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इट इज अ फ्री कंट्री, भारत देश एक खुला देश है, भारत का सिटीजन जहां भी जाना चाहे उसको खुली छूट है। तो लेकिन ये जो सियासी दांव पेच चल रहे हैं, इसमें एक बात करना सब भूल रहे हैं। कोई कोर्ट की बात कर रहा है और कोई सरकार के गवर्नर के पास जाने की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। लेकिन एक बात ये भूल रहे हैं कि यहाँ पे आइडियोलॉजी की कमी है। बाला साहब ठाकरे ने जिस सोच पर पार्टी को खड़ा किया था, ये एमएलए उसी सोच के प्रवक्ता हैं। अगर ये एमएलए उसी सोच के प्रवक्ता हैं और आज की तारीख में ये पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं या एमएलए अपना असंतोष जता रहे हैं, तो इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को या दल को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, तुम्हारे को कौन रोकता है कुछ करने के लिए? अगर भाजपा कुछ कर रही है तो भाजपा ने थोड़ी हाथ बांधे हुए, तुम भी कर लो। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल सोच की बीमारी है और सोच की दिक्कत है। तो जब जिस पार्टी की रीढ़ की हड्डी को बदल दिया जाए, उस पार्टी की जो इस बीमारी का एहसास 2.5 साल के बाद होता है शिंदे साहब को। तो 2.5 साल के बाद एहसास होता है कि भैया हम बहुत बड़ी हिंदुत्व वाली स्थिति कहीं अलग ना हो जाए, हम बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। 2.5 साल लग जाते हैं सोचने में। मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न ये रहेगा कि पार्टी कौन चला रहा है? उद्धव ठाकरे चला रहा है, अभी पार्टी संकट में है, या संजय राउत चला रहे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? हमारे मैंने बाकी अन्य दलों के साथ भी मेरी दोस्तियां हैं, अन्य दलों के साथ भी मैं पिछले 10 साल से मीडिया में हूं, सबके साथ डिबेट करी हुई है मैंने। लेकिन आज तक किसी दल के प्रवक्ता ने ये हिमाकत नहीं करी है, या किसी दल के नेता ने भी ये हिमाकत नहीं करी है कि वो पूरे दल की ओर से एक स्टेटमेंट ऐसा दे दे कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट हो जाए कि जो उसने बोल दिया वो सही है। तो पार्टी चला कौन रहा है? यानी सोच मर गई है शिवसेना की, और वही दिक्कत है। दिक्कत अल्पमत सोच मर गई है शिवसेना की, संख्या की दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत है सोच के मरने की। और जिस सोच पे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक जी, आपसे पूछना चाहता हूं, संजय राउत के कौन से बयान से आपको आपत्ति है? बताइए, अभी लाइव बताइए। नहीं, मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यदि किसी परिवार की, आप समझे नहीं, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स अगर पूरी पार्टी का वजूद ही अकस्मात उसके अंदर आ जाए, एकदम जोल में आ जाए, तो आपकी मानसिकता हो सकती है कि पार्टी का वजूद खतरे में आ गया, बोलना जरूर पड़ेगा। मानसिकता हो सकती है कि शिवसेना कमजोर हो गई है। जमीन पे तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। आनंद दुबे जी कैसी बातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जमीन पर ऐसा 38 विधायक आपके जाकर बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, आंखें तरे रहे हैं, नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, शिंदे को अपना नेता बना लिया है। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। 38 विधायक यदि गए हैं तो क्यों रुके हुए हैं? किस बात का उनको संदेश चाहिए? आइए गिराइए सरकार, चलाऊंगा क्या? आइए, स्वागत है आपका। हाँ। बदल दीजिए सरकार। मैं मेरी सोच आपकी सोच से चलाऊंगा क्या? मैं मेरी सोच तो आना होगा मेरे भाई, आपको मुंबई तो आना होगा। आपके विधायक कितने खुश नजर आ रहे हैं गुवाहाटी में, प्लानिंग स्विट्जरलैंड खूब बातें करते हैं आपस में, मुस्कुराती हुई तस्वीरें नए नए कपड़ों में वो सेंड करते हैं, वीडियोस देखिए उनके। आप लोग कहते हैं बंधक बना लिया है बीजेपी ने, दबाव में डालकर रखा हुआ है, विधायक हमारे परेशान है, आना चाहते हैं उनको आने नहीं दिया जाता है। ये मुस्कुराते हुए चेहरे क्या कहते हैं आनंद दुबे जी? चित्रा जी, मुस्कुराते चेहरों के पीछे भी बहुत गम है, क्योंकि जब हमारे कल विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वो क्या बता रहे थे आप बीती, कैसे कैसे जान बचाकर भाग के आए, सोच मर गई है। ये भी तो मानिए, ठीक है, वो दो है, मैं समझता हूँ उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अगर वही 20 होते तो सारी दुनिया का आसमान फट जाता। अगर वो 2 की जगह 20 होते तो पूरी दुनिया कह देती कि अरे बाप रे बाप, किडनैप हो गए थे, बंधक बना लिए गए थे। लेकिन 2 व्यक्ति के ऊपर भी अगर अत्याचार हुआ है तो अत्याचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चित्रा जी, मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे क्या गम है, ये बड़ा सवाल है। रामदास अठावले आरपीआई के नेता जा रहे थे मुंबई, उसके ठीक पहले दिल्ली में मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने शिवसेना को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर कैसे तंज कसा, एक बार सुन लेते हैं, उसकी बात होती जी मैं फौरन आपके ही पास आऊंगी। सुनिए एक बार आरपीआई के नेता रामदास अठावले को। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर क्या उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि शिंदे की ओर से बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब उनके पास बहुमत नहीं रहा, ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। हाँ, मतलब ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री तो ही है, लेकिन अभी उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा, मतलब एकनाथ शिंदे एक बहुत बड़ा बहादुर नेता निकला है। उन्होंने अभी तक 37 एमएलए तोड़ दिए है
और महाविकास आघाड़ी सरकार का बहुमत का खत्म हो चुका है, इसलिए सरकार को सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो अभी इसीलिए अगर उनको रिजाइन नहीं देना है तो हाउस में मतलब बहुमत सिद्ध करने का अधिकार एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी को है, और इसमें बीजेपी की बिल्कुल कोई चाल नहीं है। बीजेपी की कोई चाल नहीं है, ये बातें आप क्यों बता रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली आ रहे, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और आपका ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ही अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये लोग सपोर्ट कर देंगे, शिंदे गुट के लोग। आपको ऐसी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि इसमें मतलब तोड़ने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर टूट ही गए हैं, अगर वो बाहर ही आए हैं तो सरकार बनाने की आवश्यकता है। दोबारा इलेक्शन आना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मतलब बीजेपी देख रही है अगर एकनाथ शिंदे उनको सपोर्ट करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो अभी मतलब क्लियर बहुमत जो है, ये बहुमत बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास है। आपने एकनाथ शिंदे या उनकी टीम में किसी से बातचीत की है? आपकी भी तो महाराष्ट्र में बहुत चलती है, तो आपने सलाह दिया है कि अब तक बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत करके सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े? नहीं, मतलब बातचीत का विषय नहीं है। अभी वो अगर बाहर निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि इस महाविकास आघाड़ी ने रिजाइन देना चाहिए और बीजेपी ने सत्ता में आना चाहिए। इनडायरेक्टली उसका अर्थ यही होता है, और इसीलिए मतलब एकनाथ शिंदे जी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी एकनाथ शिंदे जी को साथ में लेकर मतलब सरकार बनाएंगे। लेकिन मैंने बोला था कि भाई इसमें बीजेपी की चाल बिल्कुल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी जरूर मतलब दिल्ली आए थे और उनको अधिकार है कि भाई कल अगर एकनाथ शिंदे सपोर्ट करते हैं तो सरकार बनाने के बारे में क्या करना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे, संजय राउत ये लोग हार मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत की ओर से कहा गया है कि अभी तो हमारे शिव सैनिक सड़क पर उतरे ही नहीं हैं। उनके इस बयान का क्या मतलब लगाया जाए? क्या आपको लग रहा है कि संजय राउत धमकी दे रहे हैं या आत्मविश्वास अभी भी उनके अंदर बरकरार है? उनको लगता है कि मुंबई अगर ये तमाम विधायक आ जाएंगे तो फिर जो पासा है, बीजेपी जो चाल चल रही है वो पलट जाएगा। मुझे लगता है ये पासा बिल्कुल पलटेगा नहीं है। अभी तो पासा पलट गया है और मतलब तुम्हारे शिवसैनिक रास्ते में उतरे नहीं है, लेकिन हमारे भीम सैनिक भी उतर सकते हैं एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में। उद्धव ठाकरे जी का खत्म हो गया है खेल, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने बजा दी है शिवसेना की बेल। बजा दी है बेल क्योंकि खेल हो गया है खत्म। सुना आनंद दुबे जी आपने रामदास अठावले को, वो कह रहे हैं कि हमारे भी जितने कार्यकर्ता हैं उतरेंगे सड़क पर शिंदे के समर्थन में। करिए आप लोग तैयारी। उधर से विरोधी पक्ष की भी आपकी बार है बारी। आठवले साहब हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े ही वरिष्ठ नेता है, कवि भी हैं, लेकिन वो बात किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं नहीं समझ पाया। न एक भी विधायक है, न एक भी सांसद है, न एक भी नगर सेवक है आरपीआई के, फिर भी वो हमें कह रहे हैं कि हम भी सड़क पे उतरेंगे। तो कोई बात नहीं, हम आपका भी स्वागत करेंगे। मंत्री हैं वो। हाँ नहीं, वो नहीं, उनकी पार्टी, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी शिवसेना के खिलाफ उतर जाएगी। तो ठीक है, हम उनका स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो आठवले साहब की पूरी बात हमने सुनी, उसके पीछे ये समझ में आ गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। वो दूर से इस पूरे खेल को देख रही है, जैसे कोई मछुआरा तालाब में जाल बिछाकर दूर बैठा रहता है और कोई पूछता है कि भैया क्यों बैठे हो, तो कहता है कि बस ऐसे ही समय पास कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही जाल में मछली फंसती है, धीरे से वो जाल निकाल लेता है। तो बीजेपी उसी इंतजार में है कि मैं अब कब जाल निकालूं। जाल बिछाकर बैठी है बीजेपी, इंतजार में है। अमिताभ सिन्हा जी। मैं चित्रा जी ने मेरे से कहा है बोलने के लिए, तो मैं इतना फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि जो एक आम देश का नागरिक है वो कानून का राज चाहता है। संविधान के अंतर्गत जो कानून का राज भारत में एक गारंटी की दिया गया है, उसके तहत में जो चीजें जरूरी हैं उसका सीधा ब्लैटेंट वायलेशन हो रहा है, खुला उल्लंघन हो रहा है। मुंबई की सड़कों पे वहां शिव सैनिकों को सड़क पे उतरने की धमकी दी जा रही है। ये प्रवक्ता महोदय ऐसे धन्य हैं कि नेशनल टीवी स्क्रीन पे धमकी दे रहे हैं कि हम उतरेंगे और हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब चीजें बहुत ही छिछली चीजें ये अब हो रही हैं मुंबई की राजधानी में। और फिर तो ये भी बात होगी कि जो 37 या 40 जो भी है, किसके आनंद दुबे जी की आंखों में आंसू थे, किसके आंखों में आंसू थे? इन्हीं के, आनंद दुबे जी के, और आज खुश हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पासा पलट तो नहीं रहा है।
ये तो लफाजी इनकी जबरदस्त लफाजी होती है। अभी ये पता नहीं एक से एक उदाहरण, ये प्रवक्ताओं की इस फेरिस्त में वाकई में सही हीरे हैं शिवसेना के कि ये बहुत ही शब्दों का जाल बनाते हैं, दूसरों के जाल की बात करते हैं, अपने शब्दों का जाल पे ध्यान दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं कानून के राज का प्रवक्ता हूं। और यहां पर यदि आप लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस है तो इंतजार करिए कि विधानसभा के अंदर में जो बहुमत के पटल पे आप कैसे निष्कासित कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी यदि हैं तो आप विधानमंडल दल का कोई नेता का यदि व्हिप जारी नहीं होता है और उनका उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है तो आप उनको निष्कासित नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा कहना है पॉलिटिकल पार्टी के नाते विधानमंडल के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है, संविधान में लिखा हुआ है। थोड़ा पढ़िए। आनंद दुबे जी बार-बार वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं आपको। अगर डिप्टी स्पीकर निष्कासित नहीं कर सकते हैं चित्रा जी, हाँ, तो डिप्टी स्पीकर के पास 38 विधायकों का पत्र कैसे अभी नहीं कर सकते। पत्र कैसे दिया? नहीं, आपके बीजेपी ने अपना एकनाथ शिंदे जी ने पत्र कैसे दिया? मैं आपके चित्रा जी आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, इनसे पूछिए कि जब वो वैलिड ही नहीं है, वो पद ही वैलिड नहीं है, आपसे बताता तो उनको पत्र क्यों दिया? आप बताइए। संख्याबद्ध आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है ना आनंद दुबे जी। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए अमिताभ जी, उसके बाद मैं आऊंगी आनंद दुबे जी आपके पास। अगर विधायकों के आधार पर देखा जाए तो उनका पलड़ा भारी है। उनके पास 38 है, आपके पास 16 है। लेकिन एक बार जल्दी से अमिताभ सिन्हा जी उनके सवाल का आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं कहां कह रहा हूं कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके पास समय होता है। और दूसरी बात, जब अभी विधानसभा आहूत नहीं हुई है तो डिप्टी स्पीकर अभी अपने आप सुओ मोटो को यदि एक्शन लेते हैं तो कानून के दृष्टि से वो असम्मत है। मेरा मानना है कि जब गवर्नर एक अपने मुख्यमंत्री जो भी अभी हैं उद्धव जी, उनको कहेंगे कि अपना बहुमत सिद्ध करो क्योंकि प्राइमा फेसाई तुम्हारे पास अब बहुमत नहीं रहा, और वो यदि विश्वास मत के लिए विधानसभा में जाएंगे, जब कहेंगे बीजेपी गुट, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि सारी ताकत राज्यपाल के ही पास है, जबकि दूसरी तरफ उद्धव गुट कह रहा है कि अब स्पीकर ही फैसला करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। इस पर मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं वैभव अग्रवाल जी, लेकिन उसके पहले उदित राज जी, आप भी तो इतने सीनियर लीडर हैं, जरा बताइए अभी मौजूदा हालात में डिप्टी स्पीकर की ताकत ज्यादा है या राज्यपाल तुरंत अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो मानना ही पड़ेगा दोनों ही पक्षों को? क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? बार बार कानून का हवाला दे रहे हैं यहाँ पर अमिताभ सिन्हा जी। देखिए, ये पूरा बहस एक दिशा में सेंटर हो गया कि संजय राउत ने धमकी दिया, और जो वकील साहब हैं ये भाजपा के वकील हैं, कह रहे हैं मैं वकील हूं, और वैभव अग्रवाल तो ताली बजाने लगे, यानी सुपर भाजपाई हैं। तो छुप कर क्यों कह रहे हैं? अरे हम ये भाजपाई हैं, कहिए। कानून की राज की बात ये करते हैं। पीएम केयर फंड कोई कानूनी रूप से बना हुआ। मैं इनकम टैक्स एक्ट को जानता हूँ। जब आरटीआई में पूछा गया तो कहा कि ये तो ट्रस्ट गवर्नमेंट का है ही नहीं है। पैसा किसका ले लिया? सारे गवर्नमेंट से। रातों रात तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पैसा उसमें आ गया। अकाउंटेबिलिटी पीएम केयर फंड में नहीं। रेलगाड़ी डिलीट कर दिया। जो क्या होगा महाराष्ट्र में, बताइए ना उदित राज जी। संजय ने कहा मेरे पीछे महाशक्ति है, केवल महाशक्ति। नहीं, महाशक्ति है, वो महाशक्ति का सारा खेल है। ये न संजय राउत का खेल है, तो उस महाशक्ति का खेल आपने भी तो बिगाड़ा था ना 2019 में। सुबह भोर में महाशक्ति का खेल आप लोगों ने भी बिगाड़ा था। आप चौथे नंबर की पार्टी थे और पहुंच गए सरकार बनाने। 5 बजे तो आपने भी तो खेल बिगाड़ा था जाता है। कहीं दुनिया में हुआ कि 5 बजे सुबह शपथ? कानून की बात ये करते हैं, ये कानून की बात करते हैं, हास्यास्पद बात है कि नहीं? अजित पवार को शुरू करें ना कि 5 बजे शपथ दिलाया गया था। अजित पवार क्यों पहुंच गए रात में? तब वो पलट के आप लोगों ने पूछा अजित पवार से? तो ये खुल करके कहें, खुल करके कहिए कि भाजपा ये कानून क्या की बात कर रहे हैं, गलत कानून की बात ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये तो बरगला रहे हैं। ठीक है, वैभव अग्रवाल जी, बरगलाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की ओर से। अगर उदित जी मेरे से बड़े हैं, हम बड़े हंसे खेलते जोक्स में, हमने बड़े अच्छे कार्यक्रम भी किए हैं पहले भी। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि लड़ाई झगड़ा और बराबरी हमेशा अपने बराबरी वालों से करनी। वैभव जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में अब एमएनएस की भी एंट्री हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी की एंट्री हो गई है। पोस्टर लगाकर देखिए, पोस्टर आपके सामने है।
एमएनएस ने शिवसेना पर तंज कसा है। अब कैसा लग रहा है? एमएनएस की ओर से पूछा जा रहा है। साकिनाका इलाके में एमएनएस का पोस्टर लगा है और पूछा जा रहा है कैसा लग रहा है। तंज कसा गया है। आपको बता दें, हनुमान चालीसा तो आजकल पढ़ ही रहे हैं राज ठाकरे, लाउड स्पीकर भी उतरवा रहे हैं जगह जगह से। और इन सब के बीच अब महाराष्ट्र की सरकार के भीतर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है महाविकास अघाड़ी को लेकर, शिवसेना में दो फाड़, उसको देखते हुए ये तंज कसा गया है एमएनएस का ये पोस्टर। अब ये सवाल लेकर तो मुझे आपके भी पास आना पड़ेगा, आनंद दुबे जी। अब एमएनएस पूछ रही है आपसे, कैसा लग रहा है? चित्रा जी, सूप तो बोल ही रहा है, छलनी भी बोल रही है जिसमें 72 छेद है। अब मैं क्या कहूं, मन से भी हमें अब चिटकी काट रही है कि अब कैसा लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मनसे के भाइयों को कि भाइयों, आपसे न तो हिंदुत्व का पाठ पढ़ना है, न आपसे हनुमान चालीसा जी के बारे में कोई ज्ञान लेना है। हम सक्षम हैं। ठीक है, अब आपने एक पोस्टर लगा दिया है पैसा खर्च करके, तो आपको बहुत साधुवाद, मुबारकबाद। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञान प्राप्ति की आपसे कोई आवश्यकता। सीमा मलिक जी, एक लाइन में क्लोजिंग कमेंट जल्दी से मैम आपका, क्या होगा आगे? बच जाएगी सरकार? जी, मैं अगर आप एक लाइन में मेरे से, बिल्कुल बचेगी सरकार। आप देखते जाइए अब आगे क्या होता है। बहुत जल्दी मैं, जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं उनको मैं केवल कहना चाहूंगी कि अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा देखिए, मुझे बहुत कम आपने बोलने का मौका दिया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो कुछ भी जिस तरह से आज लोकतंत्र को एक 5 स्टार होटल्स में कैद करके रखा गया और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े ओपनली एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो कि बहुत मजबूत पार्टी है। तो ये जिस तरह से आज महाराष्ट्र में हो रहा है, पहले कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ, और आपको लग रहा है कि वही दोहराने की कोशिश है? क्या उसमें कामयाबी मिल पाएगी? ये जो महाशक्ति है जिसका जिक्र किया जा रहा था वीडियो में एकनाथ शिंदे की ओर से, या फिर उद्धव ठाकरे बाजी मार ले जाएंगे? सवाल कई है। जंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र बुलाकर जल्द बहुमत परीक्षण कराना चाहिए? आपके जो जवाब मिले हैं, 68% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 32% लोगों का जवाब नहीं में है। अब बहुमत परीक्षण क्या होगा? क्या उस तरह की नौबत आएगी? कौन मार ले जाएगा बाजी? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही।